बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस चैप्टर नंबर 2 के सेकंड लेक्चर में आज हमारे टॉपिक शामिल होंगे। इंट्रोडक्शन होगा स्केलर्स एंड वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिकली टॉपिक्स हैं। तो चलें वन बाय वन इनको आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो बच्चों, स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डिस्क्राइब करते हुए हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से ही उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो और वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करते हुए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े। तो अगर डिफाइन करें तो स्केलर क्वांटिटी अ फिजिकल क्वांटिटी which can be described completely by its magnitude only is called scalar quantity। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का बेसिक जो मतलब है वो ये है कि उस क्वांटिटी की मिकदार। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी मीन्स इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट। देखिए 2.5 किलोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें 2.5 क्वांटिटी है और किलोग्राम जो है वो यूनिट है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 2.5 प्लस यूनिट दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड 2.5 किलोग्राम। इसी तरह 40 सेकेंड्स, 40 न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकेंड यूनिट, तो ये 40 सेकेंड टोटल मिलाकर हो गया मैग्नीट्यूड। तो डेफिनेशन के बाद इसकी एग्जांपल्स, mass, length, time, speed, volume, work and energy, these are physical quantities which require no direction for their description। इसी तरह फिर नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटी बाय डेफिनेशन a physical quantity which can be described by its magnitude and direction is called a physical quantity। For example, velocity, displacement, force, momentum and torque। नेक्स्ट फिर है कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को प्रेजेंटेशन कैसे की जाएगी। देखिए, वेक्टर को सबसे पहले तो लिखते हुए बुक्स में कैसे लिखना है। In books, vector quantities are written by bold-faced characters such as F, A, B and R। बुक से अंदर जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके लिए जो भी अल्फाबेट यूज किया जाएगा वो बोल्ड कैरेक्टर्स में लिखा जाएगा। और लेकिन इन हैंड राइटिंग में वेक्टर क्वांटिटीज आर रिटन विद नॉर्मल लेटर्स विद वेक्टर साइन। जब हम अपने हाथ से कुछ लिख रहे होंगे पेंसिल से, पेन से पेपर के ऊपर, फिर हम बोल्ड नहीं करते रहेंगे बल्कि नॉर्मल अल्फाबेट्स लेकर, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर उसके वेक्टर का साइन यूज कर लेंगे, एरो लगा दिया जाता है। ये अगर हैंड राइटिंग में इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को नॉर्मल लेटर्स में लेकर उसके ऊपर वेक्टर साइन लगा दिए जाएंगे। अब है कि अगर आपने सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करना है, फिर हम यूँ करेंगे कि वेक्टर्स के जो सिंबल्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, सिर्फ वही लिखे जाएंगे। इनको ना तो बोल्ड किया जाएगा और ना ही इनके ऊपर वेक्टर साइन लगाए जाएंगे। तो ये शो करेंगे ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स आर रिटन बाय यूजिंग नॉर्मल लेटर्स विदाउट यूजिंग वेक्टर साइंस सच एज F, A, P, R। अब देखो ये वेक्टर F था, अगर उसके साथ हमने एरो नहीं लगाया, वेक्टर साइन यूज नहीं किया, अब F जो है वो शो करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F। इसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। एक नेक्स्ट में शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। ये ऊपर जो अभी तक बताया ये तो है कि वेक्टर को क्वांटिटी को लिखा कैसे जाएगा। अब है कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा ग्राफिकली मेथड से। ये याद रहे कि ग्राफिकल मेथड वो मेथड है जिसमें
आप किसी भी तरह की कोई ड्राइंग इन्वॉल्व करते हैं, फिगर बनाते हैं, कोई और ग्राफ बना लेते हैं या लाइन इवन के लाइन अगर ड्रा करते हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मतलब कि आप कोई डायग्राम बनाकर शो करोगे, कोई फिगर बनाकर शो करोगे, या कोई लाइन ड्रा करोगे, या कोई और पिक्चर बनाओगे, तो दीज आर ग्राफिकल मेथड्स। तो देखते हैं ग्राफिकली एक वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। So graphically, a vector quantity can be represented by a line segment with an arrowhead। तो जो लाइन सेगमेंट कहते हैं, अगर ये ए से बी तक आप लाइन लगा लेते हो, ऊपर कहीं किसी भी साइड पर आप एरो नहीं लगाते तो ये लाइन सेगमेंट। बगैर एरो के ये लाइन सेगमेंट है, और फिर इसी लाइन सेगमेंट की एक साइड पर एरो लगा दिया जाता है, ये वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद ये लाइन सेगमेंट एरो क्या शो करेगा, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट गिव्स द मैग्नीट्यूड। इस जो लाइन सेगमेंट है इसकी जो लेंथ है वो किसी स्केल के अकॉर्डिंगली वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करेगी, और जो एरो हेड होगा वो वेक्टर की डायरेक्शन शो करेगा। तो लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ वेक्टर ऑन अ सिलेक्टेड स्केल, the length of the line segment gives the magnitude of the vector on a selected scale, and arrowhead shows the direction of the vector। ये कुछ वर्ड्स आए हैं सिलेक्टेड स्केल। इसका मतलब ये होता है कि जब आप वेक्टर क्वांटिटी को शो करते हो, वेक्टर क्वांटिटी को लिखते हो, तो वो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू स्केल ही ड्रा की जाती है। रीजन ये है, फर्ज करें आपने 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट शो करना था, अब ये 50 मीटर की लाइन यहाँ नहीं लगाई जा सकती, आप फिर इसका स्केल बनाओगे, आप सपोज कर लोगे कि 10 मीटर एक्चुअल वैल्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन ग्राफ, तो फिर 50 सेंटीमीटर के लिए आपने जस्ट 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है, तो ये सिलेक्टेड स्केल हो गया। नेक्स्ट फिर है जी शॉर्ट क्वेश्चन है, बेसिकली डिस्क्राइब व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन। तो पोजीशन है किसी बॉडी की पोजीशन बताते हुए, पोजीशन जो है वो किसी बॉडी की या पॉइंट की लोकेशन बताती है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। इन टर्न पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और पॉइंट with respect to some reference point, that reference point is called origin। फर्ज करें आप यहाँ किसी जगह पर खड़े होकर किसी स्कूल, किसी बिल्डिंग की को डिस्क्राइब कर रहे हो कि वो किस जगह पर मौजूद है। आप जिस पॉइंट पर मौजूद होंगे वो होगी उसका ओरिजिन, और फिर उस बिल्डिंग या उस प्लेस की आप वहाँ से लोकेशन डिस्क्राइब करोगे कि राइट पर है, लेफ्ट पर है, इतने मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम होम, let the school be represented by S and home by H। ये होम के लिए H और स्कूल S, और एक्चुअल आपका जो पाथ था वो ये था इस तरह, लेकिन आप H से S की तरफ ये डायरेक्ट लाइन ड्रा करके शो कर रहे थे, आप इसकी पोजीशन डिस्क्राइब कर रहे हैं। पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम विल बी represented by straight line HS in the direction from H to S as shown figure। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन जो आएगा वो इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा या सिंपली डिफाइन करने के लिए आ जाएगा, डिफाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ बनता है उसकी एक्चुअल लेंथ होती है। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके अगेंस्ट जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए ये फर्ज करें ये कर्व पाथ है, ये किसी बॉडी का एक्चुअल पाथ है, जहाँ से मूव करके वो बॉडी पे आगे
गई है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, ये एंडिंग पॉइंट बी है। अगर इस कर्व की लेंथ मेजर कर ली जाए, ये जो एक्चुअल पाथ है इसकी लेंथ मेजर कर ली जाए, ये लेंथ हो जाएगी डिस्टेंस। और अगर ए से बी तक बिल्कुल डायरेक्ट शॉर्टकट लाइन लगा दी जाए, ये ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा, ये रेड कलर से शो किया हुआ है, ये होगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इन डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन जो है वो स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट की तरफ होती है। ये अगर डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन आता है, फिर आपने फिगर बनानी है और साथ डिस्क्राइब कर देना। इन फिगर लेंथ ऑफ कर्व्ड पाथ बिटवीन ए एंड बी रिप्रेजेंट डिस्टेंस and shorter distance from A to B represents the displacement between two points. Next फिर short question है define speed। स्पीड होती है किसी बॉडी का यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड by an object in unit time is called speed. If a body covered distance s in time t, its speed v is given as speed equals distance over time, t equals s over t। अब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इसको कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस फिर स्पीड v इक्वल्स हो जाएगी डिस्टेंस s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t। और स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। बाकी रह गया इसका यूनिट क्या होगा। देखें स्पीड इक्वल्स है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इसका यूनिट हो जाएगा यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम, यानी मीटर ओवर सेकंड। ये बन गया मीटर पर सेकेंड। और फिर शॉर्ट क्वेश्चन है यूनिफॉर्म स्पीड के बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी। सिंपल सी बात है, अगर किसी गाड़ी की या किसी और बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है, फिर उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो इक्वल इंटरवल में एक जैसे डिस्टेंस कवर करेगा। फर्स्ट करें 1 मिनट में वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो नेक्स्ट मिनट में भी वो 2 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर करेगी। तो इक्वल इंटरवल आप टाइम लेते जाएं, उनमें बॉडी जो है वो इक्वल ही डिस्टेंस कवर करेगी, तो फिर उस बॉडी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। अब बॉडी है यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, however short the time intervals may be। यानी कितने ही शॉर्ट इंटरवल आप क्यों ना लें, बेशक 1 सेकंड का इंटरवल ले लें या 0.1 सेकंड का ले लें या इससे भी छोटे, हर टाइम इंटरवल में डिस्टेंस इक्वल आएगा। इसके बाद है जी नेक्स्ट टर्म है वेलोसिटी। इस तरह ये था डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी होती है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी, या आप कह लें डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये ज्यादा सिंपल डेफिनेशन है बाद वाली। इस तरह स्पीड में आता है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। इफ अ बॉडी कवर डिस्प्लेसमेंट d in time t, then velocity कुछ हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये वेलोसिटी v कुछ हो जाएगा d ओवर t, ये d डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय t टाइम। अब है तो वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसका ऐसा यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही है। इसके बाद है जिसका आपने यूनिफॉर्म स्पीड डिफाइन किया है, सिमिलरली यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बॉडी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, however short the time intervals may be। मतलब ये कि बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी अगर वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे। इक्वल इंटरवल्स आप जितने मर्जी शॉर्ट कर लें, बेशक 1 सेकंड का डिस्टेंस कर लें, तब भी हर सेकंड में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अगर आप हाफ सेकंड का इंटरवल्स कर लें तो तमाम हाफ सेकंड्स के इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होंगे। इवन इससे भी छोटे टाइम इंटरवल्स कर लें तो तमाम इक्वल टाइम इंटरवल्स में बॉडी के डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल होंगे, तब उसकी हो जाएगी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके बाद है नेक्स्ट ये एक्सीलरेशन।
ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो फिर इसी क्वांटिटी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इफ अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी pi, वैसे वेलोसिटी को v से लिखा जाता है, लेकर इनिशियल मेंशन करने के लिए pi लिख लिया है एंड इट बिकम pf after time t, then its average acceleration is given as acceleration equals हो जाएगा change in velocity divided by time taken। अब चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए आप करोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम pf माइनस pi ओवर t। बाकी रह गया ये स्केलर और वेक्टर का नहीं है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी वजह ये है कि एक्सेलरेशन इक्वल है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड या इसको कहेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वजह से आया है, देखो इसके ऊपर न्यूमरेटर में वेलोसिटी है और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और नीचे फिर डिवीजन में भी एक टाइम है, इसका भी पर सेकंड आना था, तो इस वजह से इसका यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हम कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। किसी बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तब होगा जब उसमें इक्वल इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी चेंज होगी, तब उसका एक्सेलरेशन क्या वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। A body has uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal intervals of time, however short the time intervals may। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब होगा जब किसी बॉडी के वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही हो, तब उसका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा, और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तब उसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, जिसको हम डेक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन को अगर डिफाइन कर लें, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो फिर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो चेंज इन वेलोसिटी आती है वो पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर होती है इनिशियल वेलोसिटी से। फिर वेलोसिटी जो चेंज इन वेलोसिटी वो पॉजिटिव क्वांटिटी, फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो जाती है। इसके बाद है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन की एग्जांपल रह गई है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ फ्रीली फॉलिंग एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी हम कह देते हैं एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब अगर एक हाइट से एक बॉडी फॉल कर रही है, गिर रही है, तो डेफिनेटली उसकी जो वेलोसिटी है वो मुसलसल इंक्रीज हो रही होती है। इसका जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। इसी तरह अगर एक गाड़ी को स्टार्ट में एक्सेलरेट किया जाता है, एक्सेलरेशन करवाया जाता है, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है स्टार्ट के इंटरवल्स में, तो तब भी उसका एक्सेलरेशन जो वो पॉजिटिव होगा। फिर है नेगेटिव एक्सेलरेशन। Acceleration of a body is negative if its velocity decreases with time. Direction of negative acceleration is opposite to that of its velocity. इसकी वजह ये है, देखो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। जब आप छोटी क्वांटिटी में से बड़ी क्वांटिटी माइनस करोगे तो ये ओवरऑल जो इसका आंसर है वो नेगेटिव आ जाएगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू नेगेटिव आएगा। तो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए तो इसकी वेलोसिटी
और इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। ये उस वक्त होता है जब कोई पार्टी स्लो डाउन हो रही होती है, जब कोई ब्रेक्स लगाई जाती है, जब कोई और अपोजिट फोर्स पार्टी को रोक रही होती है। हाँ जी, एक बार फिर कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टी इज नेगेटिव, इट्स velocity decreases with time. The direction of negative acceleration is opposite to that of its velocity. Negative acceleration is also called acceleration or retardation. For example, acceleration of a body thrown vertically upward is negative because during upward motion its velocity of the body decreases. अगर एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया जाए तो उसकी वेलोसिटी सलसर डिक्रीज हो रही होती है, इस वजह से उसका जो एक्सेलरेशन है वो फिर नेगेटिव हो जाएगा। इसके साथ ही ये आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ है। अब मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।